विक्रम बत्रा के कोर्समेट थे? एग्जैक्टली। ग्रेजुएशन साथ में हुई? आईएमए में हम सब इकट्ठे थे, हमने ट्रेनिंग इकट्ठी करी है। द लेजेंड ऑफ विक्रम बत्रा सेज कि इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम आईएमए उन्हें कारगिल में फाइट करने भेजा गया, बिल्कुल। सेम एज यू। मेरी जो पलटन थी 7 डोगरा, वो डाउन साउथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल जहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली होती है, उस तरफ थी। याद क्या है कॉम्बैट के बारे में इन दैट फेज? मेरी जो पोस्ट थी वो एक नदी के बीच में थी जिसका नाम मनवर तवी है, अखनूर का इलाका पड़ता है वो। और वो पर्टिकुलर पोस्ट के पास का जो गांव था उसको पलावाला बोलते हैं। मनवर तवी के बीच में से लाइन ऑफ कंट्रोल चलती है, और लाइन ऑफ कंट्रोल कोई सीधी लकीर नहीं है। मेरे साथ एक जेसीओ और 29 अदर रैंक्स उस पोस्ट पे थे। तो लड़ाई जब शुरू हुई थी तो इतना मारा मारी हमारे इलाके में तब शुरुआत के दिनों में नहीं हुई थी, लेकिन बाद में फैल गया था क्योंकि पूरा इलाके में जो उसकी इंटेंसिटी थी बढ़ गई थी। तो मेरा इलाका थोड़ा प्लेन इलाका है, जैसे मैंने बताया नदी के पोस्ट में, नदी में थी मेरी पोस्ट। वहाँ पर जो ऐसे वेपन्स यूज़ नहीं हुए थे जैसे आर्टिलरी के बोफोर्स, क्योंकि बोफोर्स को अगर हम यूज़ कर लेते तो पूरा गांव नष्ट हो जाता, वो पूरा इलाका नष्ट हो जाता। क्या होता बोफोर्स? बोफोर्स एक आर्टिलरी गन है, मतलब कि तोप है बहुत बड़ी। हम्म। तो ऊपर के इलाके में, पहाड़ी इलाके में पहली बार हमारे देश ने ऐसी पोटेंट गन को पहली बार उस पहाड़ी वाले इलाकों में यूज़ किया था। अदरवाइज़ वो होती यूज़ प्लेन के इलाकों में ही होती है। एक तरीके का ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री वाला वेपन होता है, जो कि बोफोर्स का अगर गोला कहीं गिरे तो 300 मीटर का दायरे में आप कुछ नहीं, सब नेस्तनाबूत हो जाएगा, सब मर जाएंगे। तो ये जो तोप खाना बोलते हैं जिसको आर्टिलरी बोलते हैं, ये इसका काम होता है जब इन्फेंट्री किसी अटैक पे जाती है तो इन्फेंट्री से पहले जो एनिमी का इलाका है उसको थोड़ा सबड्यू करने का काम होता है। पहले एयरफोर्स अटैक करती है, फिर आर्टिलरी की फायरिंग होती है, फिर जब आखिरी के 100 मीटर के आसपास की जो वहाँ तक इन्फेंट्री पहुँचती है उसके बाद इन्फेंट्री का धावा होता है। तो हमारे इलाके में बोफोर्स गन्स फायर नहीं हो रहे थे फॉर वैलिड रीज़न, क्योंकि अगर वो फायर करेंगे तो हम भी करेंगे। हमारे पास ही थी बोफोर्स गन, उनकी तरफ तो आर्टिलरी दूसरी थी। सो नन ऑफ द साइड वाज फायरिंग आरटी गन्स, तोप खाने से कोई गोला। लेकिन छोटे जो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री के वेपन्स होते थे, मोटार होते हैं जो, वो फायर होते थे, उसकी रेंज ऑफ किलिंग कम होती है। जैसे बोफोर्स की तो 300 मीटर का इलाके में सब नष्ट हो जाएगा। जो मेरे को वेपन फायर करा गया था वो भी मोटर था, वो 52 इंच का मोटर होता है। उसके गोले की रेंज होती है, किलिंग जोन होता है 8 मीटर, 8 मीटर डाया। तो मेरी पोस्ट को फायरिंग वायरिंग तो चलती रहती थी हर तरीके की, जस्ट टू डेटर और क्रॉस बॉर्डर, जो आजकल जिसको बोलते हैं ना, ये उरी पिक्चर बन गई जिसके ऊपर, ये आम चीज़ें हैं, पहले भी हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज़ होती। क्रॉस एलसी ऑपरेशन चलते रहते थे। तो दुश्मन की तरफ से हमारी तरफ आके भी ऐसे ऑपरेशन होते थे और हम भी उनकी तरफ जाके ऐसे ऑपरेशन करते थे, और साथ में फायरिंग वायरिंग चलती रहती थी। तो काफ़ी नुकसान, सिपाहियों की जान भी गई, और काफ़ी नुकसान मौसम के कारण भी हुआ था, क्योंकि बहुत गर्मी थी। जून जुलाई का महीना, मई जून जुलाई का महीना, नदी की तपिश, रेतली तपिश, कोई पंखे वंखे या एसी तो बहुत दूर की बात है, लाइट तक नहीं होती थी। और तो जॉन्डिस के कारण मेरे बहुत सारे सिपाही बीमार होकर वापस गए थे। तो ये नेचर और दुश्मन दोनों का जोर पड़ा हुआ था। फायरिंग जो थी वो होने के कारण क्या था कि मेरे पास एक रॉकेट लॉन्चर टाइप का एक वेपन होता है, आरएल बोलते हैं जो, उसको मैं बहुत यूज़ करा करता था। उसका कारण ये था कि जो दुश्मन की सेना है वो जलने से डरती है, और रॉकेट लॉन्चर में एक एमुनेशन होता था जो ऊपर फटता है, हवा में फटता है, और उसके पूरे इलाके को वो सत्यानाश। नेपाम नहीं, जैसे? नेपाम तो बहुत बड़ी चीज़ है।
मतलब जैसे होता है ना, कुछ कुछ एमिनेशन ऐसे होते हैं जो टकराते हैं तब फटते हैं, कुछ एमिनेशन ऐसे होता है जिसमें एयर बस्ट हो सकता है। तो उसमें आप एक तरीके का टाइमर लगा देते हो कि इतने डिस्टेंस पे जाके ये हवा में जब पहुंचेगा तो एयर में ही उसका फ्यूज़ एक्टिवेट हो जाएगा और बस्ट हो जाएगा। तो वो एयर बस्ट वाला जो काम होता था वो, अब मान लो कि दीवार के पीछे दुश्मन छुपा हुआ है, तो दीवार तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, दीवार के ऊपर ऊपर से ही हवा में जाएगा और उसकी पोस्ट के ऊपर वो फटेगा, तो दुश्मन को नुकसान पहुंचेगा। वो वेपन का एमुनेशन, वो टाइप का एमुनेशन उनके पास नहीं था। तो एक बार मुझे याद है, मैं पोस्ट के ऊपर खड़ा होकर वो फायर कर रहा था, तो जैसे वो रामायण में नहीं दिखाया करते थे, उधर से तीर चला इधर से तीर चला और बीच में तीर लड़ रहे हैं, हम्म। ऐसा ही सीन हुआ था बिल्कुल। आई कुड सी कि दूसरी तरफ से, क्योंकि दुश्मन की पोस्ट 80 मीटर दूर सारी थी, तो वहाँ से वो भी भाई साहब बाहर निकल के फायर कर रहे थे अपना रॉकेट लॉन्चर, और यहाँ से मैं एम लेने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने देखा उन्होंने फायर कर दिया। अब फायर का जो एमुनेशन टाइम लेगा आने तक, उस समय तक मतलब वो वेपन फायर हो चुका है और एमुनेशन चल रहा है, रॉकेट मेरी तरफ आ रहा है। बट मुझे पता था कि ये टाइम लगाएगा, तब तक मैं आराम से फायर कर सकता हूँ। तो मैंने फायर किया अपना वाला, और जैसे ही फायर करके नीचे बैठा, दीवार पे आके धड़ 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 पत्थर आके ऊपर गिर गए थे, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं लगा था ना, वो दीवार पे लगा सामने। तो ऐसी चीज़ें होती रहती थी। तो शायद मेरे ख्याल से इसी कारण, क्योंकि कीड़ा लेते रहते थे, यंगस्टर थे ना, यंगस्टर को कीड़ा लेने की आदत होती है कि उसको तंग कर दिया, उसको तंग कर दिया, और लड़ाई तो चल रही है वैसे भी। तो शायद इस कारण से दुश्मन थोड़ा सा चिड़ा सा हुआ था कि यार ये जो इस पोस्ट पे जो भी बंदा है उसको ख़त्म करो। तो उन्होंने 2-3 दिन तक फायरिंग बंद रखी। 15 जुलाई को मुझे चोट लगी थी, उसके 2 दिन पहले तक फायरिंग बंद हो गई। अब ये फायरिंग जब बंद हुई तो शुरू में तो हमें लगा कि यार अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा रिस्पाइट मिल गया, सुकून मिल गया। लेकिन फिर जब वो एक दिन बंद रही, दूसरे दिन भी बंद रही, तो मैं थोड़ा हिलने लग गया था कि गड़बड़ हो रही है कुछ। क्योंकि उस टाइम में वो पूरी पोस्ट की रेक्की वेक्की करके, चुपके चुप से आके देख के नोट कर रहे थे कि कहाँ पे कौन उठता बैठता है, कितने बजे क्या उसका किसका मूवमेंट है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके तब अटैक कर सके। फिर 15 जुलाई को सुबह अचानक दोबारा से फायरिंग स्टार्ट हुई, और मैं पोस्ट के बाहर ही था। मैं वहाँ अपनी खाट लगा के बैठा हुआ था आराम से। सुबह सुबह जब थोड़ा सा डल भी होता है, सुबह उठने वालों को पता है कि उस समय नींद ऊँग रहा होता है बंदा, तो वो ऊँगने वाले टाइम में उन्होंने फायर किया। तो पहला जो राउंड था वो दूर जाके गिरा, क्योंकि आवाज़ से पता चल जाता है कि ये हवा को चीरता हुआ जब मोटार का बॉम्ब जा रहा है, तो आपको पता चल जाता है साँ करके आवाज़ बना के। दूसरा राउंड जो आया वो उन्होंने करेक्ट करा कि यार ये पीछे गिर गया है ज़्यादा, इसको थोड़ा सा नज़दीक करो, और वो मेरे पास आके 1.5 मीटर दूर गिरा। ऐसे मुझे चोट लगी थी पोस्ट के ऊपर। और वहाँ से फिर मेरी कहानी शुरू हुई, क्योंकि अगर मेरे 7 डोगरा के जवान ना होते, या यूनिट और आसपास की यूनिट जो थी उन्होंने सपोर्टिंग फायरिंग करके मुझे इवैक्यूएट करने में हेल्प ना करी होती, तो थोड़ी आपको पॉडकास्ट करने का मौका मिलता। फिर तो हम थैंक यू थे। तो वो जो बहादुर सिपाही थे 7 डोगरा के, उन्होंने अपनी जान पे खेल के मुझे वहाँ से इवैक्यूएट किया, क्योंकि वो पोस्ट के आसपास का इलाका खुला था पूरा, और एनिमी की पोस्ट तो हार्डली 80 मीटर दूर थी। एक यहाँ पे 80 मीटर दूर, थोड़ा सा और आगे जाके दूसरी एक पोस्ट बनी हुई, ऐसी लाइन में थी सारी। तो जब वो मेरे को पीछे स्ट्रेचर पे डाल के ला रहे थे, तो एनिमी के सामने एक्सपोज हो रहे थे पूरा। उनको मालूम था कि इतने नज़दीक इलाके में तो कोई मतलब ऐसे एम लेके फायर करके मार सकता है। मगर देखो, बहादुरी तो यही होती है जवानों की। और दुश्मन, मतलब जब लड़ाई हो रही होती है, तब भारतीय सेना जीतती इसी दम पे है, क्योंकि अपने लिए कोई नहीं सोचता फिर उस समय। टीम प्लेयर। टीम गेम होता है। और टीम गेम जैसे हमारा मोटो है आर्मी का कि कंट्री कम्स फर्स्ट, देन कम्स योर टीम, देन कम्स योर ओन ईज एंड कम्फर्ट। अपने बारे में तो मतलब सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि टीम के बारे में आप सोच रहे हो, पहले देश के बारे में सोच रहे हो, फिर टीम के बारे में सोच रहे हो। तो टीम क्या है? टीम के मेंबर्स अगर एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं,
तो अपने बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टीम का मेंबर कोई ना कोई ख्याल रख रहा है आपका, आप उसका ख्याल रख रहे हो, वो आपका ख्याल रख रहा है, और यही होती है टीम प्लेइंग। और इसीलिए हम लोग जीतते हैं हमेशा, चाहे लड़ाई हो, चाहे कोई और इलाका हो जहाँ पे फ़ौज को बुलाया जाता है, और टीम गेम में हम सक्सेसफुल होकर निकलते हैं। तो उन्होंने इवैक्यूएट जो किया मुझे जान पे खेल के, वो इसलिए क्योंकि ना सिर्फ ये टीम अपना गेम खेल रही थी, बल्कि जो बाकी की आसपास के पीछे वाली यूनिट्स थी वो भी अपना फायर सपोर्ट दे रही थी, और धुएं की चादर बना ली थी बीच में एक, जिससे विजिबिलिटी ख़त्म हो गई थी, और इनको मौका लग गया नदी का पानी क्रॉस करके हेडक्वार्टर तक आने का। फिर वहाँ जब मैं पहुँचा था तो एम्बुलेंस ऑलरेडी तैयार थी, डॉक्टर साहब जो थे हमारे, कैप्टन जोशी, मेडिकल ऑफिसर जो थे वो भी तैयार थे। उन्होंने मुझे फर्स्ट एड करके दिया, हालांकि हाल तो बहुत ख़राब था क्योंकि एक मिनट, हाँ थोड़ा रिवाइंड कर। हाँ बिल्कुल। डू यू रिमेंबर द मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट? दी ओनली थिंग आई रिमेंबर इज़ कि मेरी बहुत बहुत ज़ोर से चीख निकली थी। दैट इज़ दी ओनली थिंग विच आई रिमेंबर। आप चीखे? मैं चीखा और मैं अनकॉन्शियस उसके बाद। लास्ट मेमोरी क्या है? बस यही कि चीख निकली। देयर इज़ नो अदर मेमोरी, बिकॉज अब ये देखो ना कि बॉम्ब फटा, अभी 73 छर्रे तो मेरे अंदर अभी भी हैं, 73 शैपनल्स, और उससे ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े मेरे उस समय चीरते हुए चले गए, तो खून ही खून। अब वो अनकॉन्शियस इतनी जल्दी हुआ मैं तो मतलब डेड था, जो डिक्लेयर भी किया बाद में डॉक्टर ने जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा था। तो वो रिएक्शन टाइम तो था ही नहीं। हाउ डू यू फील टॉकिंग अबाउट दिस अगेन? इट्स अ फन, यू फील गुड कि किसी एक ऐसे डिफ़िकल्ट चीज़ में से निकल के आए हो जिसके बारे में आप या तो रो सकते हो या मज़े कर सकते हो। अब रोने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ये हिस्ट्री ने नहीं सिखाया। वो हिस्ट्री जिसके ऊपर आप प्राउड फील करते हो, वो हिस्ट्री ये बोलती है कि गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए, 4 साहिबजादे शहीद हो गए, गुरु गोविंद सिंह जी खुद चले गए, जब वो थे उनके सामने बच्चे गए, पिताजी गए, उन्होंने एक आंसू नहीं बहाया। तो रोने का तो मतलब नहीं बनता, तो मज़े लो। हाल ही में कथावाचक आए थे शो पर, मैंने उनसे पूछा ज़िंदगी के बारे में कि मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा था कि शायद ऊपर वाला हर किसी के साथ एक गेम खेल रहा है जहां आपको टेस्ट किया जा रहा है हर मोमेंट पे। और 2-3 दिन पहले मेरा ACL फट गया, नी का, और मैं खुद को बहुत पेटी कर रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है, कैसे हो गया। और फिर लाइफ ने मुझे शर्मिंदा किया आपके थ्रू, नहीं यार, शर्मिंदा नहीं होता। फ्रॉम अ प्लेस ऑफ रिस्पेक्ट कि सो यू गाइज आर द रियल हीरोज ऑफ द कंट्री। आई थिंक दिस इज़ ऑल जिक्सा पजल के ब्लॉक्स हैं जो फिट इन है। मैं इनफैक्ट आते आते यही सोच रहा था कि मेरा साइड इफेक्ट हुआ है क्या कि चोट लग गई। ये बहुत टाइम के बाद शॉर्ट्स पहन के पॉडकास्ट कर रहे तो मैं भी इसीलिए शायद लगी कि यार क्या कलरफुल नहीं है। हैं। हाँ, इट इज़ अ वे टू लुक एट। ऑनेस्टली कल परसों तक मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ पिटी में था, एंड इट्स लाइक आई फील कि ये पॉडकास्ट ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल तो डेफिनेटली है मेरी खुद की जर्नी के लिए, ऑडियंस की जर्नी के लिए। सो इट्स सम मैसेजिंग हैड टू गो आउट देयर, मे बी आई हैड टू अर्न दिस पॉडकास्ट विद यू इन सम वेज। व्हाटएवर, आई डोंट नो, आई टोल्ड यू ना, मैं फ़ौज में गया जो कि ओनली ड्रीम था मेरा, चोट लगने के लिए। तो इसके हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई रीज़न कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। समझ में कई बार टाइम लगता है आने में, और कई बार हमको जल्दी आ जाता है। जितना रजिस्ट करते हो उतना टाइम ज़्यादा लगता है, जितना एक्सेप्टेंस मोड में रहते हो उतना जल्दी समझ में आ जाता है। आप अनकॉन्शियस हुए थे उस मोमेंट के दौरान? एब्सोल्युटली। व्हाट्स योर फर्स्ट मेमोरी आफ्टर आईज ओपन? नहीं, बिफोर दैट द मेमोरी वाज एन रूट ऑल्सो। ओके, मतलब जब जवान आपको कैरी कर रहे थे? जब कैरी करने के बाद एम्बुलेंस में लाया गया, तो फर्स्ट एड के बाद जब एम्बुलेंस में बैठ के मेरे ख्याल जब एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे थे ना स्ट्रेचर, तब मेरी आँख खुली। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे या तो रिससिकेट किया था या क्या किया था मुझे याद नहीं, बट आई वाज अवेक। और जो मेरे रेजिमेंटल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर थे, RMO डॉक्टर साहब, वो मुझसे बातें कर रहे थे। बातें करने का कारण ये था कि वो मुझे जगा के रखना चाहते थे कि अनकॉन्शियस ना हो। बिकॉज जब आप इस लेवल के
इंजर्ड होते हो कि आप किसी भी टाइम कॉन्क ऑफ कर सकते हो, तब आपको अपने इंटरनल पावर के साथ जागते रहने में चांसेस ऑफ स्टेइंग अलाइव इज़ मोर। तो मुझे याद है कि वो सवाल जवाब करने लगे होते, अब बेचारा कितना सवाल जवाब करे, वो पॉडकास्ट वाला बंदा थोड़ी था कि कुछ भी सवाल कर लेगा। वो पूछ रहा था, अच्छा आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं, और मेरे को खुंदक आ रही थी। मैं कहा यार तू इंटरव्यू क्यों ले रहा है, मेरी बत्ती बंद हो रखी है और तू सवाल करने लगा। बट देन स्लोली आई रिमेंबर कि मैं डोज्ड ऑफ। वर यू अवेयर कि लेग के साथ क्या हुआ? तो हुआ क्या था कि तीसरे दिन मुझे होश आया था, और मैं अखनूर के छोटे से हॉस्पिटल में आईसीयू में था। तो सर्जन जो थे वो मेरे को देखने के लिए आए। टांग जो थी वो लड़ाई में नहीं, मतलब वॉर एरिया में नहीं कटी थी, उड़ी नहीं थी टांग, ये काटनी पड़ी थी बाद में क्योंकि गैंग्रीन हो गया था, अंगूठे में गैंग्रीन हो गया था। तो सर्जन जो देखने आए बड़े हैरानी से बोले कि यार तेरी तो हालत ख़राब है, तेरे को तो गैंग्रीन हो गया। इनफैक्ट ही टोल्ड मी कि यू शुड थैंक मी कि मैं चेक करने आया हूँ तुझे। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब मेरी थैंक यू करने का क्या मतलब, ये तो आपकी ड्यूटी है, आना ही चाहिए था। तो बोले तेरे को गैंग्रीन हो गई है। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को कुछ किया, सर्जरी वर्जरी थोड़ी बहुत ही, और फर्दर मुझे उधमपुर भेज दिया वहाँ से चॉपर के थ्रू। बट क्या किया था उस सर्जरी में? सर्जरी मतलब बेसिकली उन्होंने चेक करके पट्टी वट्टी खोल के देखा, तब तक कोई छेड़खानी नहीं करी थी, लेकिन हालत ऐसी मेरी ठीक नहीं थी कि वो उस छोटे हॉस्पिटल में कुछ कर पाते। तो उन्होंने मुझे फर्दर ट्रांसफ़र कर दिया कमांड हॉस्पिटल जो उधमपुर में है, जो बड़ा हॉस्पिटल है नॉर्थ इंडिया का, आर्मी का। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर कर्नल अशोक कुमार जो बाद में ब्रिगेडियर बनकर रिटायर हुए, वो थे ऑर्थोपेडिशियन। उन्होंने जब पट्टी खोली पाँव की चेक करने के लिए, तब मैं समझ गया कि इस पाँव में कुछ बचा ही नहीं है। तो जैसे अभी इसमें सिर्फ रॉड दिख रही है, वैसे वो शिन बोन नज़र आ रही थी बस, दोनों तरफ से खाल वाल कुछ नहीं थी। तो उन्होंने, आई रिमेंबर कि मैं ऐसे बेड पे लेटा हुआ हूँ, कभी वो इस तरफ जा रहे हैं, कभी वो इस तरफ जा रहे हैं, पूरा इंस्पेक्ट कर रहे हैं। और तब तक मुझे समझ में आ गई थी कि ये कटेगी टांग, क्योंकि पट्टी खुली नज़र आ रही थी, मुझे टांग में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था बचा हुआ। वर यू familiar with the biology of gangrene then? इतना पता था कि गैंग्रीन हो गया है तो इसका इलाज नहीं है कुछ। होता क्या है गैंग्रीन? आपके जो ब्लड टिश्यू, जो बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, उसमें अगर ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो जाए तो वो सड़ जाते हैं आम भाषा में। जैसे कि अगर आपका चिकन 2-3 दिन पड़ा रह जाए तो सड़ जाएगा, बदबू आने लग जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, थोड़े दिन और पड़ा रहा तो वही बॉडी में होता है। क्योंकि बॉडी चल इसलिए रही है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड के साथ हो रही है। अब अगर ब्लड नहीं जा रहा तो ऑक्सीजन नहीं जा रही, ऑक्सीजन नहीं जा रहा तो उसमें जान नहीं है, जान नहीं है तो वो गलना शुरू हो जाएगा। और ये हुआ था क्योंकि श्रैपनल्स अंदर जाके उन्होंने ब्लड वेसल्स को तोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, वो कार कट गई तो सर्कुलेशन बंद हो गया। और वो उस समय इनिशियली जब हॉस्पिटल में शायद उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाए जल्दी से, या जो भी हुआ उसके कारण, जो थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ कुछ, उसके कारण वो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। तो तीसरे दिन जब मेरे को होश आया तब तक वो भाई साहब आके मेरे को बोलते कि थैंक मी कि मैं आ गया हूँ देखने के लिए। मैंने बोला ठीक है सर, थैंक यू। तो फिर वो कर्नल अशोक कुमार जब देख रहे थे तो बिफोर ही कुड टेल मी कि बेटा आपकी, मतलब उन्होंने मेरे को ये उनके एक्चुअल वर्ड से कि सन वी नीड टू एम्प्यूट योर लेग, काटनी पड़ेगी आपकी टांग। मैं बोला सर जो आपको ठीक लगता है करो, मुझे तो दिख रहा है। तब वो ओटी में लेके गए और उन्होंने वहाँ पर जो मेरी टांग जो है घुटने से काटी। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ कि जब उन्होंने मुझे ये पॉइंट बताया ना कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी, तब अक्सर सोचा जाए तो बड़ी मायूसी होती है, लेकिन अगेन कुछ स्पिरिचुअल पावर थी। मेरे अंदर दो विचार आए। पहला जो थॉट था वो इमीडिएटली स्ट्राइक किया कि अब जो है देखते हैं कैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी की लाइफ होती है, और ये एक नया चैलेंज मिला है जिसको अगर अच्छे से जी पाए तो शायद ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि लोगों के लिए भी इंस्पिरेशनल बनेंगे। उम्र क्या थी आपकी? 24 साल। लेकिन ये कुछ स्पिरिचुअल पावर थी जिसने मेरे को ये विचार दिया। दूसरा विचार जो था वो मेरा खुद का था कि भाई जो भी हो जाए,
अपनी ज़िंदगी में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देना मैंने। तो वो अंदर ले गए ओटी में और टांग काट के ले आए। तो आई थिंक ये जो दूसरा विचार था क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कभी भी, इसने मुझे हमेशा पुश किया, पुश किया, पुश किया। जिसके कारण जो पहला विचार जो स्पिरिचुअल पावर ने दिया था, वो एक तरीके से रियलिटी बना। मेरे हिसाब से कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट प्रोसेस नहीं डाला गया था कि कुछ अजीब हो गया है या कुछ चमत्कार करना है। बस लिव लिव द लाइफ, एक्सेप्टेंस के साथ जीते चले जाओ। आपकी पहली थॉट क्या थी जब आप उस दूसरे ऑपरेशन के बाद जगे? दूसरे दिन के बाद होश आया था, लेकिन मैं आईसीयू में था। इतना मुझे याद है कि मुझे फिर भी कभी ये नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। जस्ट फीलिंग नॉर्मल। पता नहीं क्यों मुझे कभी लगा ही नहीं कि टांग भी कट गई है तो अब ज़िंदगी क्या होगी। नेवर एवर आई थॉट अबाउट दिस फैक्ट। इनफैक्ट मेरी हालत जो थी वो बहुत ख़राब थी। फ़ौज में एक डेंजरसली डीआई लिस्ट होती है, एक टॉप मोस्ट जो खतरनाक खिलाड़ी होते हैं ना, जिनका कभी भी टपकने का टाइम हो सकता है, वो डीआई लिस्ट पे होते हैं। 24/7 उनका ऑब्जर्वेशन चलता है आईसीयू में। मैं डीआई लिस्ट पे था काफ़ी दिनों तक, 5-7 दिन तक मेरे को चला के रखा उन्होंने। मेरे परिवार वाले परेशान रहते थे कि बचेगा कि नहीं बचेगा। हॉस्पिटल वाले परेशान रहते थे, तो अपना मैं ही नहीं परेशान रहता था कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। ये सब उन श्रैपनल्स की वजह से था? हाँ, बिकॉज मल्टीपल चोटें थी ना। एम्पुटेशन तो एक चीज़ है, इसके बाद इंटेस्टाइन्स में मेरे चिपक गए थे, वो काट के निकालने पड़े। हेयरिंग में लॉस है, लिवर में एक श्रैपनल है, इधर उधर दुनिया भर के श्रैपनल और बॉडी में फंसे हुए हैं। अब भी? हाँ, अब जैसे ये है, आप देख रहे हो, इवन यू कैन फील इट हेयर। ये दोनों बोन्स के बीच में फंसा हुआ है। अगर आप मेरी दोनों कोहनियों का ऑब्जर्व करोगे तो ये पैनी है और ये गोल है। हम्म। वो इसलिए है क्योंकि ये हड्डी को इसने फैला दिया है, तो ये गोल है। तो ऐसे अब अंदर भी मैं तो शायद फील नहीं कर पाता हूँ इतना जितना वो खुद मेरे को फील करवा देते हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई तंग करता रहता है। अभी काफ़ी दिनों से मेरे शोल्डर में छोटे छोटे दाने टाइप के श्रैपनल है, वो तंग कर रहे हैं। पर क्या पेन फील होता है? पेन होता है लैक ऑफ मूवमेंट? मूवमेंट करते हो, अब जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव मूवमेंट हो जाता है और पेन होती है। जी जी। तो याद कराने का तरीका है उनका कि भाई साहब हम भी हैं, भूलना मत।